नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश टीम सुपर 33 में पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं लॉकडाउन के इस दौर में आप अच्छे होंगे। कहीं न कहीं कुछ चिंताएं मन में होंगी, लेकिन चिंताओं को मत करिए, पढ़ते रहिए। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। वो दिन फिर वापस आएंगे। क्लासेस के समय के आपका सब कुछ, जितनी दिक्कतें सब खत्म होंगी। ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे है। इसका एक पार्ट मैं पहले ही रिलीज कर चुका हूं, दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और इस वीडियोज में आज लगभग हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे हैं सारे मैं कवर कर दूंगा, जो पिछले 15 साल तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे आयोग का हो या वनडे का। उसके पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। आज हमने अपने यूट्यूब के स्क्रीन पर, जो आज का वीडियो उसकी स्क्रीन पर आपने देखा होगा, मैंने एक फोटो शेयर की अपने साथ। मेरे स्टूडेंट हैं वो श्रुति श्रीवास्तव, और वो सुपर 33 2015-16 बैच की छात्रा हमारे यहाँ रही हैं। और उन्होंने पहले 1.5 साल पहले 2 सरकारी नौकरियों में सफलता प्राप्त की थी। एक टेक्नीशियन जो कि रैवली पोस्टिंग हो रही थी, और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी। सो उन्होंने टेक्नीशियन को छोड़ के ग्राम विकास अधिकारी को ज्वाइन किया है, और इस समय रैवली जिले के सताव ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पे तैनात हैं। ग्राम विकास अधिकारी में हमारे यहाँ के 5 बच्चों का चयन हुआ था आउट ऑफ 33। अन्य ग्राम विकास अधिकारियों से मैं अभी 1 by 1 आपसे रूबरू कराऊंगा। अभी तो मैं केवल फोटो के माध्यम से रूबरू करा पा रहा हूं। आने वाले समय में सीधे आप उनसे बात कर सकेंगे। जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं सीधे आपसे बात करने का भी मौका दूंगा। अगर आप सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो मैंने फोटो लगा दिया, नाम बता दिया है। अगर उस क्षेत्र के हैं तो आप मेरे स्टूडेंट से मिलके, श्रुति श्रोतों से मिलके संस्थान के बारे में हकीकत जान सकते हैं। यह संस्थान किसी प्रकार की कोई फीस सुपर 33 के छात्रों से नहीं लेता है। उसके बाद छात्र स्वयं एक सैलरी संस्थान को डोनेट करते हैं ताकि छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया जा सके। और खुशी की बात है, श्रुति श्रीवास्तव ने, इनके भाई हैं वैभव श्रीवास्तव, वो भी हमारे संस्थान के छात्र हैं 2011-12 के बैच के, और उनको भी संस्थान के द्वारा सरकारी नौकरी मिल चुकी है और वो इस समय लखनऊ में कार्यरत हैं। उनको भी मैं शेयर करूंगा बहुत जल्द। और इसी परिवार की तीसरी कैंडिडेट भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट वर्तमान में है, पढ़ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि तीसरा रिजल्ट भी बहुत जल्द हमें मिल जाएगा, ताकि एक परिवार से, वैसे एक परिवार से कम 2-2 बच्चों, तो काफी ऐसे फैमिलीज हैं जिन 2-2 बच्चों को मैंने सरकारी नौकरी दिलवा दी है। ये पहला ऐसा परिवार होगा जिस परिवार से 3 बच्चे सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होंगे बहुत जल्द ही। ईश्वर से कामना करेंगे जल्दी से उनकी जो 3rd सिस्टर है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए परिचय में इतना ही। अब टॉपिक की बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम आज बात करेंगे 1896 से। 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ खास बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी जी ने की। यह अधिवेशन खास क्यों बना? क्योंकि एक चर्चित राष्ट्रगीत, जो कि मेरे देश का हर बच्चा गाता है, गुनगुनाता है, वंदे मातरम, उसको पहली बार गाया गया। कब? 1896। तो इस दृष्टि से यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1896 आपका, ये पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम जब गाया गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रहीमतुल्लाह सैनी। ये आपको याद करना है दोस्तों। इसके अलावा हम इसमें पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसी में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था। किसने दिया था? ये पूछ सकता है। यह धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किस अधिवेशन में दिया गया? तो किस अधिवेशन में? 1896 में दिया गया। दूसरी बात, यह अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। ये चीज नोट करने वाली है। और ये वंदे मातरम, बस। और धन का बहिर्गमन का सिद्धांत बच्चा जानता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हुए हैं, जिनसे अक्सर प्रश्न इतिहास में आ ही जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं समय न गवाते हुए। रहीमतुल्लाह सैनी के बाद जो अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है वो आपका है दोस्तों 1905 का।
1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की और यह अधिवेशन आपके उत्तर प्रदेश के बनारस में कंडक्ट हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की पदवी दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विपक्ष का नेता किसको माना जाता था, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में देख लीजिए लाला लाजपत राय द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया गया। तो सत्याग्रह को अपनाने का जो सुझाव दिया गया किसके द्वारा दिया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा। किस अधिवेशन में, 1905 के अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले को ही आप कह सकते हैं ये महात्मा गांधी जिससे बहुत ही क्लोज रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु माना जाता है। दोस्तों एक मिनट, जी दोस्तों बात कर रहा था गांधी जी के गुरु। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि गांधी जी के गुरु थे तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और इनसे कनेक्टेड एक चीज और, जब ये गांधी जी भारत में आते हैं 1915 में, तो गांधी जी को एक मैसेज देते हैं। क्या कहते हैं कि आप इंडिया आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक साल तक अपने नाक तो हटा दीजिए, नाक पे मतलब नहीं, सांस तो सूंघने के लिए, आंख और कान बंद रखें। मीन्स कुछ हो रहा उससे कुछ बोले नहीं, देख लें चुपचाप। कान जो सुन रहे हैं उसको अंदर रखें, किसी कहने जरूरत नहीं है। तो आंख, कान और मुंह, तीन चीजों को बंद रखें एक साल तक। ये बात गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को समझाई थी। और 1915 में ही शायद गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन हो जाता है। चलिए, तो 1905 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 1905 दोस्तों इतिहास की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं जो आपका करजन के समय में बंगाल विभाजन की घटना 1905 में ही हुई थी, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1906 का अधिवेशन जगह पूछ लेता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी के लगभग अधिवेशन कलकत्ता में ज्यादा ही हुई, चीज को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, फिर अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। प्रथम बार स्वराज शब्द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल इसी अधिवेशन में हुआ 1906 में। कहां पर, कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अलावा स्वदेशी एवं बहिष्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का जो सुझाव दिया गया था, ये सुझाव दिया गया कि अगर ब्रिटिश को सबक सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका है भाई, बंगाल विभाजन 1905 की घटना के बाद सभी देशवासी काफी शुभ हो गए थे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाह रहे थे। सबक सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य था स्वदेशी, मीन्स जो विदेशी चीजें हैं उनका हम परित्याग करेंगे, उनका हम बहिष्कार करेंगे। तो उनको इससे काफी कुछ नुकसान होगा। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का जो सुझाव दिया गया था किस अधिवेशन में, 1906 में दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की बात, सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि पेपर में आप इसके पहले का सब भूल जाइएगा बॉस। पेपर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार आने वाला, रिपीट होने वाला अधिवेशन आपका है 1907। दोस्तों 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन आपके गुजरात के सूरत में हुआ। ये दिख रहा आपको। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष। थोड़ा सा कंफ्यूजन, आपको कहीं भी अगर बोस मिलता है तो ये बोस ना समझिएगा, बोस गलत है, आपको रास बिहारी घोष। लोग जल्दबाजी में बोस और घोष में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इस अधिवेशन में खास बात क्या थी, इस अधिवेशन में आपके 2 दल, जो कि एक आपको पता है गरम दल और ये आपका नरम दल, इसमें फूट पड़ गई थी।
ये दोनों अलग हो गए, इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिया, मीन्स अलग हो गए। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है वह दल कौन सा वह अधिवेशन कौन सा था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए। तो वह और कोई नहीं 1907 का अधिवेशन था। कहां हुआ था? सूरत में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। दूसरा बात पूछता है गरम दल के कौन कौन से वो नेता थे। तो देखिए नरम दल में तो बहुत नेता थे, आप गरम दल के 2-4 अच्छे नेता याद कर लीजिए। ठीक है, गरम दल में आपके जैसे लाल बाल पाल तो बच्चा बच्चा जान रहा है, एक और याद कर लीजिए लाल, ये त्रिगुट तो आपके पास है ही, लाल बाल पाल। इसके अलावा एक खास नाम और याद रखिएगा आप, अरविंद घोष। अरविंदो कहीं कहीं है दोस्तों, कहीं कहीं अरविंद है, अरविंदो घोष ये। और आप नरम दल में जाएंगे तो उसमें तो दादा भाई नौरोजी जैसे लोग हैं, एस.एन. बनर्जी जैसे लोग हैं, ये सब उदारवादी, ठीक है, दल के नेता थे। इन लोगों ने कहीं ना कहीं बोला कि नहीं हम प्यार से काम चला लेंगे, समझा बुझा के, लेकिन जल्दी से हथियार नहीं उठाएंगे। जबकि गरम दल विशेष फोकस करता था कि आपको इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं हथियार को आपको उठाना ही पड़ेगा। चलिए इस पे बाद में डिस्कस करेंगे अभी। अब तो सूरत अधिवेशन इसलिए अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था। सूरत अधिवेशन के बाद अगला अधिवेशन की बात करें 1911, क्यों खास था? इस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन अधिनायक को गुनगुनाया गया। जन गण मन अधिनायक किसके द्वारा रचित है, आपको पता होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसके लिए जाने जाते हैं। और इसी से कुछ समय बाद 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। गीतांजलि उनकी कृति है, गीतांजलि। तो क्वेश्चन पूछता है किस कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो गीतांजलि के दिया गया है, ना कि इसके लिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विशव है, कहीं कहीं विशन है, नारायण दत्त ने की थी। और यह अधिवेशन भी आपके कलकत्ता में हुआ था। एक चीज आप लगातार नोट कर रहे होंगे, बार बार हर अधिवेशन में कलकत्ता भूल जाता हूं। तो एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकतर अधिवेशन कहां हुए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकतर अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुए हैं। अगला 1916 का अधिवेशन, सबसे सारे अधिवेशनों की तुलना करो तो 1916 का अधिवेशन यूपी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यूपी में जो अधिवेशन हुए हैं उसमें 1916 खास रहा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप ये जान लीजिए, आपके नरम प्लस गरम, ये दोनों दल जो थे आपके, ये आपस में मिल जाते हैं। और इन दलों को मिलाने में आपके श्रीमती एनी बेसेंट एंड तिलक जी का बड़ा रोल रहता है। इन लोगों के सहयोग से कह लें आप, ये दोनों दल मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में दोनों दल मिलते हैं? तो 1916। और फिर अगला क्वेश्चन भी रिसेंटली 2 साल अंदर पूछा गया है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एसी मजूमदार। दोस्तों अब ये क्वेश्चन जल्दी पेपर में आया था, लेकिन एसी मजूमदार की जगह उन्होंने हिंदी में लिख दिया था अंबिका चरण मजूमदार। इसीलिए पहले ही वीडियोज मैंने पहले बताया था कि आप लोग को इंग्लिश के निक नेम के साथ साथ पूरा नाम भी याद रखना है। ऐसे कई अक्सर 150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, संविधान में आया था, वहां भी इसी तरह के क्वेश्चन थे जिसमें कई जगह निक नेम से लोग याद करते हैं और उसको फुल देके पूछ लिया गया था। जैसे पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था किसकी देन है? त्रिस्तरीय व्यवस्था किसकी देन है? तो अक्सर लोग नाम याद कर लेते हैं, बी.आर. मेहता।
तो उनको उन्होंने फुल नेम देके पूछ लिया था कि भैया पूरा पूरा नाम बताइए, पूरा नाम क्या है। तो वैसे यहाँ भी पूछा गया है कि 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो फुल नेम अंबिका चरण मजूमदार। इसके अलावा इस अधिवेशन में कुछ खास बात और हुई, क्या, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इसमें दोनों में पैचअप हो गया। किसमें किसमें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझ चुके थे कि, मुस्लिम लीग समझ चुका था कि अगर हम अकेले चलेंगे तो हासिल नहीं होगा, जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे तो हमें आजादी तो हासिल नहीं होगी। तो पुनः दोनों में पैचअप हुआ। कहां हुआ, लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन को जो नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। और रिसेंटली अभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, आयोग ने, इस पैचअप का, इस जो पैचअप हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इसका विरोध किसने किया था, तो इसका विरोध किया गया था, ये देखिए, लखनऊ पैक्ट का विरोध किया आपके मदन मोहन मालवीय, MMM। और इसी अधिवेशन में विशेष नारा दिया गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। इसके अलावा 1909 के अधिवेशन में मुस्लिमों ने अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी थी। 1909 में मुस्लिमों ने अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसको उस समय कांग्रेस ने नहीं माना था। लेकिन यहां आते आते 1916 के अधिवेशन में उनकी जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड थी उसको मान लिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसको कब माना, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। तो दोस्तों ये 1916 भी हमारा खत्म होता है। अब चूंकि 1916 के अधिवेशन में इन दलों को मिलाने में श्रीमती एनी बेसेंट ने एक अच्छा रोल अदा किया, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ऑब्लाइज करना ही था। उसी ऑब्लाइज करने के उद्देश्य से आप कह सकते हैं 1917 के आईएनसी का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, और आयरलैंड आपने पॉलिटी भी याद किया होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग याद करिए 4 कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए जो कि आवश्यक होते हैं वो क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। याद होगा शायद आपको पढ़ाया था मैंने आपको, कहां से कहां, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51। ये कहां से लिए गए, आयरलैंड। और उसी आयरलैंड की महिला है श्रीमती एनी बेसेंट। अब कनेक्ट करिए, अगर वहां के नीति निर्देशक तत्व आए तो ऐसे थोड़े आ गए, महिला भी वहां की आई है, तो हो सकता है इन्होंने सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ ऐसे 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 आप ले लीजिए, ये है वो चीज में सहयोग किया होगा संविधान में। आगे आइए, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला के द्वारा हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी महिला ने की, वो महिला कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट, वो महिला। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे मैं ट्विस्ट कर दूं, वह प्रथम भारतीय महिला जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो दोनों को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं ताकि समझ जाएं। यहीं पे एक अधिवेशन की बात और मैं करूंगा, फिर बीच वाले में कवर कर दूंगा। 1925 दोस्तों, एक अधिवेशन 1925 भी हुआ था। 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी, और यह अधिवेशन दोस्तों कानपुर में हुआ था, और यह अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में हुआ था।
हर जिन जिन अधिवेशन में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया उस अधिवेशन में कुछ अच्छी बात हुई। इस अधिवेशन में यानी वैश्विक अध्यक्षता की एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तिरंगे को अपनाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में तिरंगे को अपनाया गया, तो 1917 के अधिवेशन में तिरंगे को अपनाया गया। तिरंगा अपनाया तो गाना तो उसके बाद गाया जाएगा। 1925 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू कर रही थी और जो कि कहां हुआ था, कानपुर में। इस अधिवेशन में एक सुंदर सा गीत गाया गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा रचित है, तो श्यामलाल गुप्ता जो कि कानपुर के एक व्यवसायी थे उनके द्वारा यह रचित हुआ था। और इसके लिए विशेष रिक्वेस्ट की थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने श्यामलाल गुप्ता जी से कि कोई ऐसा गीत गाइए कि जब हम समूह में चलें तो हमारे अंदर जोश भर जाए। तो उन्होंने 2 गीत गा के लिख के दिए थे, एक विजय विश्व तिरंगा प्यारा, एक और। 2 में ये वाला सेलेक्ट हुआ था और इसीलिए आज भी तिरंगा ज्ञान के तिरंगा जो हमारा तिरंगा गान जब होता है स्कूलों में, विद्यालयों में, जहां भी होता है तो आपको सुनने को मिल जाता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो प्रथम बार इसको कब गाया गया, 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रही थी कौन, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये हुआ कहां था, कानपुर में। चलिए और नेक्स्ट बात करते हैं, कलकत्ता का हो गया। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन छूट रहा था मेरे से। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला के द्वारा वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की गई, तो 1925 कानपुर वाला टिक करेंगे। अगर पूछता है किसी भी महिला के द्वारा, तो वो आपका कलकत्ता वाला हो जाएगा, 1917 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों थोड़ा मैंने पढ़ाने की स्पीड स्लो कर दी है। हिस्ट्री का टॉपिक है, अगर आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। इसलिए हिस्ट्री में आपको रिपीट बहुत करना पड़ेगा, तभी आप अपना हिस्ट्री में एक अच्छा कमांड कर सकते हैं। आगे चलते नेक्स्ट। अगले अधिवेशन की बात करें तो कोई खास अधिवेशन तो नहीं है। 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक जो नियमता होता है, तो एक वी राघवाचारी ने किया था 1920 का। एक विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष वाला जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। खास बात क्या थी इसमें, क्वेश्चन ये पूछा गया है जितने भी गरम दल के नेता थे वह कौन सा नेता था जिसने किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हो। तो सारे नेताओं में से जो भी आपके गरम दल के थे, केवल लाला लाजपत राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो था अधिवेशन 1920 का और यह एक विशेष अधिवेशन था। मुख्य अधिवेशन की बात करेंगे तो उसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचारी ने, राघवाचारी ने। यह अधिवेशन आपका हुआ था नागपुर में। तो दोस्तों, और जबकि यह विशेष अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। तो इस अधिवेशन में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट, 1922 का अधिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सीआर दास को लेके थोड़ा, सीआर दास का भी पूरा नाम पेपर में आ चुका है, चितरंजन दास, ऐसे ऑप्शन दे देता है। क्वेश्चन फुल फॉर्म में आ गया था कि स्वराज दल की स्थापना की, तो सीआर न लिख के चितरंजन दास ऑप्शन में दिया गया था, याद रखिएगा प्लीज। तो इसमें स्वराज दल के गठन की बात की गई थी 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सीआर दास। बस इतना ही आप इसमें याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं 1923 एंड 24। 1923 का अधिवेशन में खास बात थी, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। क्वेश्चन ये पूछता है सबसे युवा व्यक्ति कौन था जिसने आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सबसे युवा कांग्रेसी
जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कब की? 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। 1924 का अधिवेशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अधिवेशन में आपको खास बात यह है कि यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। और यह अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक के। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी दोस्तों? गांधी जी ने की। ये पॉइंट अच्छा है याद करने वाला। और दूसरा जो खास पॉइंट है, ये कहां हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक। नमस्कार दोस्तों, उसके आगे देखते हैं हम। वीडियो का साइज थोड़ा बड़ा ना हो, कम समय में निपट जाए, इसलिए कोशिश ये रहती है कि पहले से लिखा लिखाया मैटर मिल जाए तो लिखने का टाइम हमारा बच जाता है। चलिए दोस्तों, 1929 का अधिवेशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और इस अधिवेशन में कुछ खास बात है, इसलिए और स्वयं ये इंपॉर्टेंट है। एक तो यह इंडिया से बाहर, वर्तमान में देखा जाए तो, तब की बात नहीं करेंगे, लाहौर में हो रहा है। तो इस अधिवेशन का प्लेस बहुत पूछा गया है कि 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ दोस्तों? तो यह अधिवेशन आपके लाहौर में हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी अधिवेशन में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया पहली बार। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात दांडी यात्रा पर मोहर लगा दी गई कि हाँ, इसको हम शुरू करेंगे फिर से। और इसी में अधिवेशन में स्वराज की बात को स्वीकार कर लिया गया। स्वराज की बात जो की गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद अगला अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और यह अधिवेशन 1931 में होता है, 1931 में। यह अधिवेशन लाहौर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कराची में होता है। इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की बात की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में आपको पता है भाग नंबर 3 में वर्णित है, भाग नंबर 3 में वर्णित है। आप पढ़ रखे होंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार, उनकी बात कर रहा हूं। 12 से 35 तक है, उसकी मांग जो की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किस अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। मूल अधिकार कहां से ले गए हैं? अमेरिका से ले गए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा और इसमें खास बात क्या रही देख लीजिए, ये है, हाँ, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसके पहले उसकी अनुमति इसमें दी गई। ठीक है, जो आप बात करके आए हैं इरविन महोदय से, उस पर सबने मोहर लगा दी, ओके। इसके अलावा इसी में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस अधिवेशन में, 1931 के अधिवेशन में क्या स्टेटमेंट दिया था? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। किस अधिवेशन में यह स्टेटमेंट दिया गया? तो 1931 के अधिवेशन में यह बात कही गई, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। और राष्ट्रीय ध्वज, सूत धागे से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज पे इसमें सहमति बन गई कि हाँ, राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो होगा अब ये होगा। इसके आगे हम बात करें, इसके बाद का अधिवेशन जो 1933 का होता है वह एक ऐसा अधिवेशन है जिसको एक भारतीय विदेशी महिला नलिनी सेन गुप्ता द्वारा किया जाता है। मींस उस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता जी के द्वारा होता है। ये 1933 का अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसी अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ एवं हरिजन पत्रिका का संपादन भी किया जाता है एवं संघ भी बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, इसके बाद अधिवेशन जो हुआ है
1937 का एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ और जिसकी अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने, और वो कहां था? फैजपुर। और दोस्तों फैजपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करें 1938 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने, और ये कहा? हरिपुरा। और इसमें नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, एनपीसी। क्वेश्चन आ चुका है, एनपीसी का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो 1938 के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र जिसमें अध्यक्षता किए थे 1938 वाले अधिवेशन में, उस अधिवेशन में एनपीसी का गठन किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला लास्ट देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है 1939 का एक अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जिस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। कि मतदान कौन करेगा? तो गांधी जी की तरफ से जो कैंडिडेट थे पट्टाभ सीतारामैया थे, और दूसरे दल से थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को भारी मतों से हरा दिया। इससे कहीं ना कहीं गांधी जी के और सुभाष चंद्र में मतभेद पैदा हो गया। कुछ समय के बाद हालांकि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो यह अधिवेशन कहां हुआ था? त्रिपुरी में। और त्रिपुरी कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है एमपी में। तो दोस्तों लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, लगभग हम कवर कर चुके हैं। ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप देख लीजिए। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ, अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद। इसके बाद इस अधिवेशन में खास बात, भारत छोड़ो आंदोलन पे मोहर लगा दी गई। 41 से 45 तक लगातार अध्यक्ष तो यही रहेंगे, क्योंकि कोई अधिवेशन इस बीच में हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट 1946 का अधिवेशन कहां कंडक्ट हुआ? आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने की। नेक्स्ट 1948 का आईएनसी आपके राजस्थान के जयपुर में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सीतारामैया ने की। पट्टाभ सीतारामैया ने की। तो इतने आपके अधिवेशन हो गए। अब कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो इसमें हम बोर्ड पे कवर नहीं कर पाए हैं और एग्जाम में आए हैं, उनको आप सुनते जाइए, बहुत नॉर्मल नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। जैसे देखते हैं अभी तक जितने प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है जो मैंने कवर नहीं किया है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है और कवर नहीं है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। एक ये तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता कामा, हकीम अजमल खान कामा, अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह भारतीय नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहा। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्यार या चेरियार ने की, बता चुका हूं 1920 का। और इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति आईएनसी ने अपनी नीति की घोषणा की। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक अधिवेशन हुआ था 1934 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा लगभग यस हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वह अधिवेशन था दोस्तों 1919 का अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इतने क्वेश्चन थे, बाकी सारे हमने आईएनसी के 15 साल तक के जितने क्वेश्चन बने यहां से मैंने कवर कर दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, कुल कितनी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में अध्यक्ष के पद पे रही हैं, मतलब एज ए अध्यक्षता की है? 3 महिलाएं हमने आपको बताई हैं,
श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज का ये हमारा एक बड़ा टॉपिक था, 2 वीडियो हमने कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे भारत के वायसराय, गवर्नर एंड गवर्नर सदर। सो मैक्सिमम लोगों तक उसको पहुंचाइए, आप पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ने के लिए उसको शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठ के अच्छी तैयारी एग्जाम के लिए कर सकें। जय हिंद, जय भारत।